Hey guys, hi everyone. Good morning, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, and I welcome you all to the third lecture of this chapter, जहां आज हमें reverse charge mechanism को खत्म करना है. The elephant in the room, the elephant in this chapter, guys, is the reverse charge mechanism. So let's get going without any further delay with a quick recap of what we did into the preceding session, guys. जो हम लोगों ने पिछले सेशन में किया, उसको रिवाइज करते हुए, guys, आज की गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे. और पिछले सेशन में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट वाले रिटायरमेंट बेनिफिट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाले सिनेरियोस करे, जिसमें सबसे पहले किया था लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एडवोकेट टू बिजनेस एंटिटीज, इट विल फॉल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. Legal services provided to any person other than business entity, you will understand that in chapter number 5 वो exempt कर दिया गया है. Arbitral tribunal services, likewise to point number 2, likewise to legal services when provided to business entity, it is falling under reverse charge mechanism. However, arbitral tribunal services provided to any person other than a business entity, you will again see that in chapter number 5, that has been specifically exempted. Sponsorship services, guys, जिसमें amendment आया, और अमेंडमेंट क्या आया कि भाई साहब, द स्पॉन्सरशिप सर्विसेज हैज टू बी प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट. इफ द स्पॉन्सरशिप सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जाएगा. स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में जो प्रोवाइडर होना चाहिए वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, और जो रेसिपिएंट होना चाहिए वो बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए, तभी जाकर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, अदरवाइज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा. नाउ कमिंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट, the most delicate, haji guys, the most marks consuming reverse charge mechanism entry, services by government. So services by government, be it the central government, state government, union territory or local authority, when provided to a business entity, will fall under reverse charge mechanism. However, there are 4 points which will mandatorily fall under the forward charge mechanism irrespective of the recipient. Recipient चाहे business entity हो या ना हो, ए बी सी डी, ये तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ही जाएंगे. सबसे पहला, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अनरजिस्टर्ड पर्सन. दूसरा, सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, व्हिच इज ऑब्वियसली इंडियन रेलवेज. थर्ड, services in relation to an aircraft or a vessel inside or outside the precincts of a port or an airport. And चौथा, transportation of goods and passengers. उसके बाद हमने देखा जो एंट्री नंबर 5 के एक्सेप्शन में सरकार ने डाला था of renting of immovable property to unregistered person, forward charge mechanism में है. तो एंट्री नंबर 5A में उन्होंने रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू रजिस्टर्ड पर्सन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में डाल दी. तो सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, be it the central government, state government, union territory or local authority, providing services in the form of renting of immovable property to a registered person, reverse charge mechanism में आएगा. However, अगर यहां पर सर्विस प्रोवाइडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, मतलब इंडियन रेलवेज है, तो इंडियन रेलवेज वाला हमेशा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आएगा. चाहे अगर आप ऊपर भी देखो दोस्तों, तो इंडियन रेलवेज को एक्सेप्शन में कंसिडर किया गया, और नीचे भी इंडियन रेलवेज को हटा दिया गया. तो इंडियन रेलवेज प्रोवाइडिंग रेंटिंग सर्विसेज या इंडियन रेलवेज प्रोवाइडिंग एनी गॉडडैम सर्विस, वो आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ही आएगा. चाहे रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन हो, चाहे रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी हो, चाहे रेसिपिएंट कोई भी हो, वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ही आएगा. नेक्स्ट, एंट्री नंबर 5AA, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग. अगर आप रेसिडेंशियल ड्वेलिंग को रेंट आउट कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ कमर्शियल, मतलब जहां पर जो रेसिपिएंट है वो उसमें अपना बिजनेस दिखा रहा है, देन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा. सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंस. अगर हमारी दोस्तों फ्लैट था, घर था, जो कि एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, मैंने सामने वाले को इस्तेमाल करने के लिए दिया, वो अपने परिवार के साथ उसमें रह रहा था, मतलब ही वॉज नॉट यूटिलाइजिंग इट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, ये वाला ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट है फ्रॉम जीएसटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ रेंट. हाउएवर गाइस, renting of residential dwelling where the tenant is utilizing the building for his business purpose, basically meaning जो टेनेंट है और जो टेनेंट रेंट पे कर रहा है वो रेंट को अपना बिजनेस का खर्चा दिखाता है, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म विल अप्लाई एंड द टेनेंट विल बी लायबल टू पे जीएसटी. टेनेंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड द टेनेंट इज रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी लॉ. इधर देखिएगा, मैं इसे रीड आउट करता हूं.
सर्विसेज सप्लाइड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द सीजीएसटी एक्ट, जो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, एंड ये रजिस्टर्ड पर्सन इसको अपना बिजनेस एक्सपेंस दिखा रहा हो। नेक्स्ट, सो व्हाट इफ सर बिजनेस एक्सपेंस तो दिखा रहा है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। इट इज ओनली व्हेन द रेसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन। नेक्स्ट 5AB, एंट्री नंबर 5AB, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। तो अपन सीधी लैंग्वेज में बोले तो सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी कमर्शियल प्रॉपर्टी। ऑलराइट गाइस, कमर्शियल प्रॉपर्टी लेट आउट करी गई है बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, reverse charge mechanism, by a registered person to an unregistered person, forward charge mechanism. हर जगह there are certain specific conditions and all the conditions have to be satisfied, तभी जाकर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आएंगे। तो यहां पर कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेट आउट करने की क्या कंडीशन थी कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, सर्विस रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय डायरेक्टर हु इज नॉट एन एम्प्लॉय, अगर कोई डायरेक्टर है जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, मतलब बेसिकली एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, तो कंपनी जो डायरेक्टर को पैसा देती है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कंपनी जो डायरेक्टर को पैसा देगी उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, इन विच द कंपनी और द बॉडी कॉर्पोरेट एज द केस में बी द सर्विस रेसिपिएंट हैज टू पे जीएसटी अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इस पर एक क्लैरिफिकेशन आई, क्लैरिफिकेशन ये है कि अगर कोई डायरेक्टर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में a director providing any service to the company but not as a director, वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में नहीं आएगा। Only the amount paid by the company or the body corporate to the director which is in the scope of a director providing services as a director, that will only fall under the reverse charge mechanism, जिस पर हम लोगों ने देखा। इस पर एक चर्चा उठी कि सर अगर डायरेक्टर इमूवेबल प्रॉपर्टी देता है कंपनी को ऑन रेंट तो वो एंट्री नंबर 6 में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो एज अ डायरेक्टर नहीं प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी और सेक्शन में फॉल करती है तो वहां पर जाके रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग सकता है। ऑलराइट गाइस, लेकिन इफ द डायरेक्टर इज प्रोवाइडिंग एनी सर्विस अदर देन रेंटिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा, क्योंकि दोस्तों स्पेसिफिक एंट्रीज ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के सिनेरियो में कवर्ड है। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय इंश्योरेंस एजेंट, अगर इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज दे रहा है तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, द इंश्योरेंस कंपनी जो कमीशन पे कर रही है टू द एजेंट, वो उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पे करेगी। सर्विसेज बाय रिकवरी एजेंट, रिकवरी एजेंट व्हेन प्रोवाइडिंग सर्विसेज ओनली टू बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आता है। जबकि रिकवरी एजेंट तो बहुत लोग हायर कर सकते हैं, लेट्स से मैं भी हायर कर सकता हूं रिकवरी एजेंट। मैंने क्या किया दोस्तों, पहले बच्चों को बोला कि आप मेरी क्लासेस में फ्री में आके पढ़ सकते हैं या फिर आप मेरे को एडवांस मनी दे सकते हैं। लेट्स से 5,000 की फीस है, आप 2,000 रुपए दीजिए और क्लासेस पढ़ना चालू कर दीजिए। आप एक महीने बाद 3,000 रुपए रिमेनिंग बैलेंस दे दीजिएगा। हाउएवर दोस्तों, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 2,000 रुपए तो दिया लेकिन एक महीने बाद 3,000 रुपए देने में बड़ा कतरा रहे थे। अच्छा देते हैं राठी जी, मम्मी पापा बाहर गए हुए हैं, और टाले जा रहे थे। तो मैंने भी रिकवरी एजेंट हायर किया। मैंने कहा भैया देखो, गेट पे खड़े हो जाओ, गेट पे खड़े हो जाओ, ये बच्चे हैं, इनसे फीस आएगी तो ही अंदर आने देना, नहीं तो अंदर मत आने देना। अब रिकवरी एजेंट ने कहा जब जब मैं पैसा रियलाइज करवाऊंगा मैं उसका 10% कमीशन चार्ज करूंगा। तो इन दैट सिनेरियो द कमीशन दैट आई पेड टू द रिकवरी एजेंट, क्या वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है? द आंसर टू विच इज नो। क्यों? क्योंकि मैं कोई बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी नहीं हूं। इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि who is the service recipient? The service recipient in case of recovery agent has to be a banking company or a financial institution or NBFC. Next, services by artist. इस वाले एग्जांपल में मैंने क्या बोला था? Imagine a movie being made. तो मूवी में जो मूवी के मालिक होते हैं वो होते हैं प्रोड्यूसर, जो मूवी पर पैसा लगाते हैं, मूवी बनाते हैं, राइट्स उनके पास होते हैं। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, द म्यूजिक जो भी उस मूवी में काम कर रहा है और प्रोड्यूसर उन्हें पैसा दे रहा है, प्रोड्यूसर उन्हें पैसा दे रहा है, वो आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आएगा, इन विच द प्रोड्यूसर और द म्यूजिक कंपनी और बेसिकली द ओनर ऑफ दोज राइट्स, ओनर जो होंगे
उनको जाकर जीएसटी पे करना पड़ेगा अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. एंड लास्ट एंट्री दैट वी डिड इनटू द प्रीसीडिंग सेशन वाज सर्विसेज बाय ऑथर्स. ऑथर सर्विसेज देते हैं. अब ऑथर क्या देते हैं? वो आपको कॉपीराइट्स दे देते हैं पब्लिशर को कि आप मेरी बुक छापिए और बुक को मार्केट में बेचिए. बुक को मार्केट में बेचने पर जो भी सेल वैल्यू आएगी वो पब्लिशर के पास रहती है. तो ऑथर को क्या मिलता है पब्लिशर से? रॉयल्टी. उस रॉयल्टी पर जो जीएसटी लगेगा दैट विल फॉल अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. However, under entry number 9A, the government has given the option to the author कि अगर आप चाहो तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म भी लगा सकते हो, इन विच यू विल बी कलेक्टिंग टैक्स. आप टैक्स कलेक्ट करिएगा, आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करिएगा एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज व्हाट यू कैन पे टू द गवर्नमेंट. मतलब फॉरवर्ड चार्ज में आप आगे से टैक्स कलेक्ट करिए, ऑथर विल बी अलाउड टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ आईटीसी. एंड गाइस यहां पर फिर द रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड बाय द ऑथर टू द गवर्नमेंट. ओके लेकिन शर्त क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल करनी पड़ेगी और 1 साल तक आप अपने इस ऑप्शन को विड्रॉ नहीं करेंगे. 1 साल तक आप विड्रॉ नहीं करेंगे, इस चीज का ध्यान दीजिएगा. ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट पॉइंट आता है अब आपका अगला पॉइंट, आज का सेशन वाला पॉइंट गाइस. लेट्स गेट गोइंग. हाँ जी, सर्विसेज बाय मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी. सर्विसेज बाय मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी. अब ये कौन होते हैं सर? हु आर दे? ओवरसीइंग कमिटी इज बेसिकली अ टीम, अ ग्रुप ऑफ हाईली क्वालिफाइड इकोनॉमिस्ट जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है कि वर्ल्ड लेवल पे हाउ द बैंक्स आर रेगुलेटिंग, हाउ द बैंक्स आर डूइंग बिजनेस एंड व्हाट डू दे डू. ये ओवरसीइंग कमिटी के जो मेंबर्स होते हैं जिन्हें अपन ओसीएम के नाम से बोलेंगे. किन के नाम से बोलेंगे? ओसीएम के नाम से बोलेंगे, ओवरसीइंग कमिटी के मेंबर्स. ये दोस्तों एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं. ये एडवाइजरी सर्विस देते हैं, एडवाइजरी सर्विस देते हैं टू द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सर्विसेज देते हैं ऑफ एडवाइजिंग देम. यहां पर दोस्तों एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता है, दीज आर प्रोफेशनल्स. यहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता है. तो यहां पर सरकार ने कहा कि बिकॉज देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप गाइस, यहां पर तो आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म या मतलब यहां पर जीएसटी लगेगा. तो इन दैट सिनेरियो सरकार ने कहा इट इज डिफिकल्ट टू कैच होल्ड ऑफ एवरी मेंबर, rather than it's important, yeah, it's better that we take care of GST from the RBI, Reserve Bank of India. तो आरबीआई ओवरसीइंग कमिटी मेंबर्स को पैसा देती है दोस्तों, और आरबीआई के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी है कि आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पे करेंगे. आरबीआई विल पे टू द गवर्नमेंट. ऑलराइट गाइस, देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. मैं यहां पे लिख भी देता हूं, नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप पता कब फॉर्म होती है? जब दोस्तों पैसा देने वाला पैसा मिलने वाले पे कंट्रोल कर सके. द पर्सन मेकिंग द पेमेंट इज दोस्तों आपको पेमेंट कर रहा है. द पर्सन मेकिंग द पेमेंट, जो यहां पर पेमेंट दे रहा है, वो दोस्तों किसको पे कर रहा है? एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड. द पर्सन मेकिंग द पेमेंट इज ऑर्डरिंग द पर्सन रिसीविंग द पेमेंट. वो ऑर्डर कर रहा है. अखिलेश कह रहा है गुड मॉर्निंग सर, जो न्यू जीएसटी स्लैब्स हैं की वजह से सिलेबस में कोई चेंजेस होंगे? हाँ, माइनर चेंजेस होंगे बेटा, क्योंकि ये जो स्लैब आया है 22 सितंबर को, या जो भी मॉडिफिकेशंस आई हैं, ये मई 2026 के लिए लागू होंगी. ये मई 2026 के लिए लागू होंगी गाइस. ओके बेटा, आ जाओ. नेक्स्ट, सर्विसेज बाय डीएसए, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स. अब इधर देखिएगा गाइस, सर्विसेज बाय डीएसए, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स. अब ये कौन होते हैं गाइस? इधर देखिएगा, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स. अब दोस्तों इसका भी एक एग्जांपल लेता हूं तो जाके आपको क्लैरिटी मिलेगी. आप लोग कभी भी दोस्तों कोई बाइक या कार खरीदने गए हो, लेट्स से दोस्तों 2 साल पहले की बात है, 2023 दिवाली के आसपास की बात है गाइस, और तब हमने डिसाइड किया कि पुरानी गाड़ी काफी परेशान कर रही है, कभी भी पंचर हो जाती है, कभी उसका एसी काम नहीं कर रहा है, कभी उसका अलाइनमेंट बैलेंसिंग ठीक नहीं चल रहा है, तो लेट अस डिस्कार्ड द ओल्ड कार एंड बाय अ न्यू कार. तो मैं और आपकी मैडम शोरूम में गए दोस्तों.
ठीक है जी। अब हम बजट बना के जाते हैं, कोई भी देखो आलू प्याज खरीदने के लिए कोई इंसान बजट ऐसा नहीं बनाता भैया चलो 5-10 रुपए ऊपर नीचे हुआ अपन खरीद लेते, लेकिन गाड़ी खरीदने के लिए तो आप बजट बनाते हो ना, बिकॉज इट गोज इन टू लैक्स ऑफ रुपीज। तो हमने बजट बनाया है, देखो 12 लाख रुपए, वैसे तो 10 लाख तक का है, लेकिन गाड़ी अब एक बार ही खरीद रहे हो तो 12 लाख रुपए तक की आप गाड़ी खरीद लेना, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है जी। अब शोरूम पहुंचे तो हमने किया सेल्टॉस गाड़ी खरीदी, कितने क्या खरीदी, किया सेल्टॉस गाड़ी खरीदी अभी 2 साल पहले। अब हम वहां पहुंचे दोस्तों, हमने गाड़ी पसंद करी, अब उससे पूछा भैया कितने की, कहते सर ऑन रोड ज्यादा नहीं 18.5 लाख। मैंने कहा नहीं नहीं गाड़ी से उतरो, चलो चलो मैडम गाड़ी से उतरो। मैडम ने गाड़ी से उतरने की जगह सीट बेल्ट और लगा लिया ऐसे। मैंने कहा क्या खुली मतलब चल भी नहीं रही है गाड़ी, उसमें सीट बेल्ट क्या लगा रही हो? अरे मेरे को तो पसंद आ गई रही है गाड़ी। अरे मैडम हमने 12 लाख का बजट सोच कर आए थे, ये 18.5 लाख बोल रहे हैं, और अभी अगर एसेसरीज वगैरह लगाया तो 19 के ऊपर चला जाएगा, उतरो उतरो जल्दी से। कह रहे हैं अरे देखो यार श्रेय, अपन ने पहले छोटी गाड़ी थी i20 थी, अब थोड़ी गाड़ी तो बड़ी ही लेंगे ना, अब बिल्कुल सेम टाइप की ले लेंगे, और ये तो इन्वेस्टमेंट है। मैंने कहा ये कैसा इन्वेस्टमेंट है, डेप्रिशिएबल इन्वेस्टमेंट है, गाड़ी की वैल्यू धीरे धीरे कम होती। कह रहे हमेशा ऐसे डेप्रिसिएशन का सोचोगे तो कैसे काम चलेगा। आप ये सोचो कि गाड़ी खरीद रहे हैं 5-7 साल, तो वो एक ही गाड़ी रहनी है ना, कौन सी नई गाड़ी आएगी। अब मैंने कहा यार मगर अपना बजट 12 लाख का था, अपन कहां से 6-7 लाख रुपए एक्स्ट्रा निकालवा पाएंगे। इतने में वो कान लगा के वो बंदा सुन रहा था, जो सेल्स पर्सन था, ऐसे कान लगा के खिड़की में से सुन रहा था। उसने एक सीटी बजाई, बकरे मिल गए बकरे मिल गए, तू आ, तू जल्दी आ। वहां से एक बंदा भागा भागा आया, और वो बंदा क्या कहता है, जो भागा भागा बंदा आया वो क्या कहता है, मिस्टर एंड मिसेस राठी अगर गाड़ी पसंद आ गई इतना क्यों परेशान होते हैं, आपको कौन से अभी 19 लाख रुपए देने, आपके पास अभी जितना पैसा है आप एक बार में उतना दे दीजिए, और बाकी का आप फाइनेंस करवा लीजिए, बाकी का आप क्या करवा लीजिए, फाइनेंस करवा लीजिए। होता है कि नहीं, ये सुना होगा दोस्तों आप लोगों ने, यस और नो। तो वो जो बंदा आया फाइनेंस वाला आया, कहते हैं आप 10 लाख रुपए देना चाहते हैं या 12 लाख रुपए देना चाहते हैं वो दे दीजिए, बचे हुए अमाउंट का फाइनेंस करवा लीजिए। तो वो जो भागकर बंदा आया, अब मेरा भी मन बन गया, मैंने कहा चलो भैया एक बार में ले रहे हैं गाड़ी से, ले रहे हैं तो चलो एक बार में निपटा देते हैं, फिर आगे कौन सी बार बार गाड़ी ली जाती है। तो मैंने उस बंदे से कहा ठीक है भैया आप हमारा फाइनेंस की तैयारी करवाइए। तो उसने कहा भैया आप अपनी रिटर्न वगैरह दे दीजिए, जिसके भी नाम पे आप गाड़ी लेना चाहते हैं आप रिटर्न दे दीजिए, और इनकम टैक्स रिटर्न। इतने में पता है जैसे ही मैंने उनको उसको इनकम टैक्स रिटर्न दी, जो वो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट था, लेट्स से मिस्टर एक्स, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट ने फटाफट फटाफट दोस्तों मेरी रिटर्न्स, इनकम टैक्स रिटर्न, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ऑल द फॉर्मेलिटीज करके बैंक्स के पास भेजी, बैंक के पास भेजी गई, जिस बैंक का वो एजेंट बना हुआ था। अब ये बैंक क्या करता है दोस्तों, बैंक देखता है कि राठी जी की औकात है कि नहीं है, कि ये पैसा लौटा पाएंगे कि नहीं। तो बैंक ने देखा कि हाँ राठी जी का सिबिल स्कोर अच्छा है, क्रेडिट कार्ड की टाइम से टाइम पेमेंट करते हैं। इसी चीज से ध्यान आया कि मेरे को कल क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी भी है, तो बैंक ने लोन अप्रूव कर दिया, लोन अप्रूव्ड, लोन अप्रूव्ड। ऑलराइट गाइस, तो एक्चुअली जो कार डीलर होता है, ध्यान से देखिएगा गाइस, कार डीलर जो होता है उसे हमेशा पूरे पैसे मिलते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जिसमें श्रेय राठी ने 12 लाख रुपए दिए, जो बैंक ने श्रेय राठी को लोन दिया, जो बैंक ने श्रेय राठी को लोन दिया दोस्तों, मैंने लोन अमाउंट से 7 लाख रुपए और दे दिए, तो टोटल मैंने कार डीलर को पूरे 19 लाख रुपए मिलेंगे। तभी कार डीलर अपनी गाड़ी को रिलीज करेगा दोस्तों, अदरवाइज द कार डीलर विल नॉट रिलीज द कार। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? नाउ माय क्वेश्चन टू यू गाइज इज, सब लोगों को सोच समझ के बताना है कि क्या बैंक जिसने लोन अप्रूव करवाया क्या उसे भी कमीशन पे करेगा? द आंसर इज यस, उसे कमीशन पे करेगा, क्योंकि बैंक की कमाई किससे होती है, बैंक की कमाई इंटरेस्ट से होती है। बैंक की कमाई किससे होती है, बैंक की कमाई तो इंटरेस्ट से होती है। तो नाउ माय क्वेश्चन टू यू गाइज इज कि बैंक ने कमाई करी है, तो बैंक ने जिसने लोन अप्रूव करवाया या जिसने ये मेहनत करी कि एक बंदे को ढूंढ के लाए, और तो बैंक ने उस डायरेक्ट सेलिंग एजेंट को कमीशन दिया।
क्या इन दिस केस द सर्विस प्रोवाइडर इज द डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, द सर्विस रेसिपिएंट इज द बैंक, इस कमीशन पर जीएसटी लगना चाहिए था। लेकिन अगेन मोदी जी जब इस डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के पास पहुंचे और ऐसे हजारों लाखों डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स के पास पहुंचे तो उन्होंने क्या बोला कि हम तो थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन से ही नीचे हैं मोदी जी, और मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स were below the threshold limit for registration and therefore no GST was being actually charged। सरकार ने कहा चलो तुम छोड़ो, जाने दो, तुम तो लोगों को बुद्धू ही बनाओ, हम बैंक को पकड़ते हैं। तो सरकार ने फिर दोस्तों इस वाले कमीशन पर क्या लगा दिया दोस्तों, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया, इन विच द रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे टैक्स। आ जाओ भाई, सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट डीएसए other than a body corporate, partnership firm or limited liability partnership firm to bank और एनबीएफसी। यहां पर दोस्तों अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया कि यहां पर जो सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए वो इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होना चाहिए। जैसे कि इस एग्जांपल में मैंने लिया था मिस्टर एक्स, इंडिविजुअल इंसान है, द डायरेक्ट सेलिंग एजेंट शुड बी एन इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। अब बात यह आती है कि सर व्हाट इफ द डायरेक्ट सेलिंग एजेंट इज अ पार्टनरशिप फर्म, व्हाट इफ द डायरेक्ट सेलिंग एजेंट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो इन दैट सिनेरियो, इन दैट केस क्या होगा गाइस, इन दैट सिनेरियो, इन दैट केस क्या होगा, क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा या फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ऐसा क्वेश्चन बन चुका है पहले। मतलब दोस्तों जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, अगर वो पार्टनरशिप फर्म है providing DCA services to banks, in that scenario, in that case, what is going to apply? Forward charge mechanism। क्यों? क्योंकि the direct selling agent is a partnership firm। All right guys, forward charge mechanism लगेगा। Direct selling agent has to be an individual direct selling agent। individual direct selling agent होगा तो ही जाकर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, अदरवाइज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। एवरीवन क्लियर अबाउट दिस पॉइंट? यहां तक क्लियर हुआ है तो डू अ थम्स अप गाइस। हम लोगों ने आज 2 पॉइंट कर लिए एंड आई वुड वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू पेन इट डाउन। लिखना जरूरी है, आप लोग तो जानते ही हैं। तो पॉइंट नंबर 10 पूरा लिखेंगे दोस्तों यहां पर, एंड पॉइंट नंबर 11 भी पूरा लिखेंगे। पॉइंट नंबर 10 से जुड़ा हुआ अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है दोस्तों, बट यू जस्ट नेवर नो विद द इंस्टीट्यूट। पॉइंट नंबर 11 से जुड़ा हुआ आ चुका है, तो आप लोग समझ सकते हैं गाइस, एवरीथिंग इज सुपर इंपॉर्टेंट। I am giving you guys 30 seconds या 1 minute to write it down। फटाफट लिखिएगा गाइस। लेट मी सी सबसे पहले कौन लिखता है, जल्दी लिखिए गाइस, लिखना जरूरी है। द मोर नोट्स यू प्रिपेयर, आज जितने नोट्स बनाओगे गाइस बाद में उतनी ही ज्यादा हेल्प होगी, ये मेरा वादा रहा आप लोगों से। अच्छा भाई, 30 more seconds to you, 30 more seconds। अच्छा भाई 12, पॉइंट नंबर 12 नाउ, सर्विसेज बाय बिजनेस फैसिलिटेटर। अब सर ये क्या है बिजनेस फैसिलिटेटर? दोस्तों बहुत सिंपल सा है, एज एन एजेंट का ना थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड नेम दिया है, बिजनेस फैसिलिटेटर। अरे जो बिजनेस लेकर आ रहा है। अच्छा अखिलेश कह रहा है वेट करो राठी जी, चलो भैया 30 मोर सेकेंड्स अखिलेश फॉर यू। अखिलेश इज सेइंग सर प्लीज वेट, मैं लिख रहा हूं। ठीक है जी, मैं 11th पॉइंट को आपको और स्पेस दे रहा हूं और टाइम दे रहा हूं टू राइट इट डाउन। फटाफट लिखिए अखिलेश बेटा। आज हमें पूरी लिस्ट खत्म करनी है गाइस, जिसमें एक सबसे बड़ा जो पॉइंट आने वाला है वो पॉइंट नंबर 15 है। एक बार पॉइंट नंबर 15 हो गया तो समझ लेना कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म खत्म हो गया। 16 17 बहुत ज्यादा आसान है, फॉलोड बाय क्वेश्चंस। लेट्स सी हाउ फार वी कैन गो इन टुडेस सेशन। आज के सेशन में कहां तक पहुंच पाते हैं, आ जाओ भाई।
सर्विसेज बाय बिजनेस फैसिलिटेटर, एज आई सेड कि जो एजेंट्स होते हैं, अब एजेंट्स का क्या काम होता है, कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिजनेस लेकर आओ। जितना ज्यादा आपके थ्रू बिजनेस होगा उतना आपको पैसा मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, रेम्यूनरेशन, या आप कोई सा भी नाम उसे बोल दीजिएगा, एज लॉन्ग एज देर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप हो गया तो वो शेड्यूल 3 पैरा 1 में चला जाएगा, नेगेटिव लिस्ट में चला जाएगा, जीएसटी नहीं लगेगा। यहां पर हम क्या मान रहे हैं कि जो बिजनेस फैसिलिटेटर है, जो एजेंट है, वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, वो एम्प्लॉय नहीं है। ओके गाइस, अब बात ये आती है, सर ऐसे तो हर बिजनेस में एजेंट्स होते हैं, तो हर जगह रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। द आंसर टू विच इज नो। यहां पर दोस्तों बिजनेस फैसिलिटेटर जो एजेंट की सर्विसेज है, वो एक बैंकिंग कंपनी को होनी चाहिए। बैंकिंग कंपनी को है दोस्तों तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, अदरवाइज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं है। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ बिजनेस फैसिलिटेटर टू अ बैंकिंग कंपनी, जो कि अब ये बिजनेस फैसिलिटेटर का क्या काम है दोस्तों, कि कंपनी के क्रेडिट कार्ड्स बिकवाता है। आपको फोन आते हैं दोस्तों, कितनी बार फोन आते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे, होता है कि नहीं। बैंक की ये सर्विसेज है, क्रेडिट कार्ड में ये बेनिफिट्स हैं, ये सब कौन है, ये बिजनेस फैसिलिटेटर्स हैं गाइस। ये बैंक के क्रेडिट कार्ड्स अप्लाई करने में मदद करवाते हैं। तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस, सरकार ने क्या बोला, सरकार ने बोला कि फॉर ऑल द पेमेंट मेड बाय द बैंकिंग कंपनी टू दीज एजेंट्स कॉल्ड बिजनेस फैसिलिटेटर्स, उन पर क्या लगेगा गाइस, उन पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, एंड द बैंकिंग कंपनी विल बी लायबल टू पे टैक्स। अब इस चीज का ध्यान देने वाली बात होती है कि बिजनेस फैसिलिटेटर, और क्योंकि पॉइंट नंबर 13 भी आ रहा है, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। बिजनेस फैसिलिटेटर के पास यह अधिकार नहीं होता दैट दे कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक। बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक के बिहाफ पे साइन नहीं कर सकते। बिजनेस फैसिलिटेटर क्या करते हैं, वो लेकर आते हैं, वो लेकर आते हैं लोगों को, और बैंक पे, बैंक के चौखट पे छोड़ देते हैं। वहां पर बैंक के फिर मैनेजर, एम्प्लॉइज आपको अंदर ले लेते हैं और कहते हैं भाई साहब ये सर्विसेज देंगे, वो सर्विसेज देंगे। Business facilitator do not have the right to sign on behalf of the banking company. All right, guys. Now, coming on to the 13th point, services by an agent of business correspondent. Now, guys, ये point बड़ा अच्छा है। सर बिजनेस करस्पॉन्डेंट कौन होते हैं, दोज हु कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक और द ऑर्गेनाइजेशन जिसको वो सर्विसेज दे रहे हैं। लेट्स से दोस्तों, अब बहुत अच्छा एक एग्जांपल लेता हूं। लेट्स से एक बैंक है एक्सिस बैंक, आप सबने नाम सुना होगा, ठीक है ना, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने हायर किया बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स को, ध्यान से देखिएगा, बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स को, और बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स को जब हायर किया तो एक्सिस बैंक ने अथॉरिटी भी दे दी इन्हें, ध्यान से देखिएगा, इन्हें अथॉरिटी दे दी है कि आप हमारे बिहाफ पे साइन कर सकते हैं, और जो आप काम करेंगे माना जाएगा कि वो एक्सिस बैंक ने ही काम किया है। तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट छोटा इंसान नहीं होता है, क्योंकि अगर एक्सिस बैंक या कोई भी बैंक फॉर दैट सेक अगर अथॉरिटी दे रहा है सामने वाले को कि आप देखो, होता क्या है कि कस्टमर को बैंक के चौखट तक लाना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। दे आर ऑलवेज वेरी वेरी हेजिटेंट कि भैया अच्छा चलो देखेंगे, अगली बार आएंगे, तब आएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, होता है कि नहीं। तो बैंक ने अथॉरिटी दे दी कि अगर तुम्हें लगता है कि कोई कस्टमर राजी है किसी चीज के लिए तो उसे बैंक तक लाने की जरूरत नहीं है, आप उसकी डील तभी कर दीजिएगा, उसी के घर पे कर देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें बोलते हैं बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स, जो साइन कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ बैंक। ध्यान देखिएगा, जो कि ये साइन कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ बैंक, बैंक के बिहाफ पर साइन कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, अब क्योंकि ये खुद ही एक बड़ा इंसान है, ये कस्टमर्स ढूंढने के लिए कौन हायर करता है, ये एजेंट्स हायर करते हैं, एजेंट्स हायर करते हैं, लेट्स से ए बी सी। तो ये जो एजेंट्स हैं, एजेंट्स किसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ध्यान से देखिएगा, एजेंट्स किसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एजेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं बिजनेस करस्पॉन्डेंट को। एजेंट्स प्रोवाइड सर्विसेज टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट and business correspondent is providing services to the Axis Bank. ये यहां पे सर्विस देते हैं। Everybody understanding my point? Everybody understanding what my point is? तो Axis Bank is providing, Axis Bank is receiving services from business correspondent
and business correspondent is receiving services from its own agents. अब यहां पर दोस्तों दो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, दो सप्लाई हो रहे हैं. सप्लाई नंबर 1 wherein the business correspondent is providing services, business correspondent is providing services to the Axis Bank, and दूसरा supply number 2, agents of business correspondent providing services to business correspondent under the reverse charge mechanism. reverse charge mechanism में हम एंट्री नंबर 2 को लेकर आ रहे हैं. इस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो पहले वाला ट्रांजैक्शन है ये आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आएगा. मतलब द एक्सिस बैंक जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को पैसा देगी उस पैसे पर दोस्तों जीएसटी भी देगी, उस पैसे पर जीएसटी भी देगी एक्सिस बैंक. हाउएवर दोस्तों इन द सेकेंड सिनेरियो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो एजेंट को कमीशन देगा, इस कमीशन पर जीएसटी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जाकर दोस्तों गवर्नमेंट को पे करेगा. तो जो सेकंड सिनेरियो है गाइस ये वाला आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आता है, ये वाला आरसीएम में आता है. ऑलराइट गाइस, एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग. तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो होते हैं गाइस दे आर अ बिग एंटिटी, दे हैव बीन गिवन द राइट, उनको अधिकार मिला है टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स एंड they can execute the contract at their own, on their own. तो ये जो business correspondents होते हैं, in order to get business, they hire agents. तो agents providing services to business correspondent is falling under the reverse charge mechanism. और जो 12th point है, उसमें directly agents providing services to banking company, जिसे अपन अच्छी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बिजनेस फैसिलिटेटर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बैंकिंग कंपनी. तो इन दैट सिनेरियो, इन दैट केस द बैंकिंग कंपनी विल बी लायबल टू पे टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. तो एंट्री नंबर 12 एंड 13 आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. एंट्री नंबर 12 में द बिजनेस फैसिलिटेटर डू नॉट हैव द राइट टू साइन ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक, दे विल हैव टू गेट द कस्टमर्स टू द बैंक, द बैंक्स विल टेक केयर ऑफ ऑल द रेगुलरिटीज, ऑल द प्रोसीजर्स, ऑल द प्रोटोकॉल्स, एंड द बैंक विल पे कमीशन टू द बिजनेस फैसिलिटेटर ऑन विच रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाइज. However, in point number 13, guys, the business correspondent has the right to sign on behalf of the organization for which they are working. और जो business correspondent को organization से पैसा मिलता है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में नहीं आता, क्योंकि सरकार का ऐसा मानना है business correspondent खुद में एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास खुद के प्रोफेशनल्स हैं जो कि जीएसटी का सारा काम देख सकते हैं. However, business correspondent in order to get work they hire agents. तो business correspondent जो एजेंट्स हायर कर रहे हैं और एजेंट्स को कमीशन दे रहे हैं, तो सरकार ने कहा हम हर एक एजेंट को नहीं पकड़ सकते, हम एजेंट से जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, हम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट से चार्ज करेंगे. तो सर क्या इज इट सेफ टू से कि इन दीज टू ट्रांजैक्शंस, जो आपने दो ट्रांजैक्शंस बनाए, सप्लाई नंबर 1 एंड सप्लाई नंबर 2, इन बोथ द सिनेरियोस द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट इज पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट? द आंसर इज यस. पहला वाले में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट इज द सप्लायर एंड एक्सिस बैंक इज द रेसिपिएंट, पहली वाली सप्लाई में जिसमें फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग रहा है. तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सिर्फ अपना पैसा नहीं ले रही, जीएसटी भी ले रही. इस जीएसटी में से जो कलेक्ट किया है, ध्यान से देखिएगा, ये जो जीएसटी कलेक्ट किया है, इस जीएसटी में से वो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट सरकार को पे करेगी. दूसरा जो नीचे वाला सिनेरियो है जिसमें बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट इज द रेसिपिएंट, उसमें सरकार ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया. तो जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यहां पर जीएसटी पे करेगी टू द गवर्नमेंट, दैट इज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. आप आगे सीखेंगे दोस्तों, एक चैप्टर है पेमेंट ऑफ टैक्स जिसमें मैं डिटेल में समझाऊंगा. जितना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स होता है उतना जाके आपको सरकार को पे करना ही पड़ता है थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. हाँ, जब आप पे करते हैं तो उसका आप फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी बेनिफिट उठा सकते हैं. तो इन बोथ द सिनेरियोस द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट इज द पर्सन पेइंग टैक्स. तो जिसके भी दिमाग में ये क्वेश्चन आया है, ये अच्छा क्वेश्चन आया. आइए गाइस, पॉइंट नंबर 14, सर्विसेज बाय सिक्योरिटी गार्ड्स. सर्विसेज बाय सिक्योरिटी गार्ड्स. ऑलराइट गाइस, अब दोस्तों ये क्या गार्ड्स क्या सर्विसेज देते हैं? प्रोटेक्शन सर्विसेज देते हैं. आपकी सोसाइटी के बाहर लगे, आपके घर के बाहर लगे, व्हाट्सएवर मे बी द केस, आपके
ऑफिस के बाहर लगे हुए हैं, जो बड़े बड़े सीईओज होते हैं उनके पर्सनल गार्ड चलते हैं, जिनके लिए कंपनी पैसा पे करती है टू दैट गार्ड एजेंसी। सही बात है कि नहीं? आप लोग देखते हैं मुकेश अंबानी साहब, उनके आसपास करीब 25 से 30 गार्ड चलते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस या कोई भी अटैक हो उससे बचाने के लिए। तो सर्विसेज बाय सिक्योरिटी गार्ड्स, तो कहते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज, सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो इन दैट सिनेरियो गाइस, दैट रजिस्टर्ड पर्सन विल बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नोट गाइस, इधर देखिएगा, ये बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है, और इनफैक्ट ये वो वाला पॉइंट है जिसका कुछ हिस्सा तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। सर क्या हिस्सा है? जीटीए में आपने ऐसा पॉइंट पढ़ा था गाइस, इधर देखिएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म शैल नॉट अप्लाई, आरसीएम अप्लाई नहीं करेगा, शैल नॉट अप्लाई टू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ सिक्योरिटी गार्ड या सिक्योरिटी गार्ड्स बाय वे ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज टू a department, establishment of central government, state government, union territory or local authority or government agencies who have taken registration, जिन्होंने registration लिया है under the GST law only for the purpose of deducting tax under section 51 and not for making a taxable supply of goods or services or both. जिन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टैक्स, ये पढ़ा था जीटीए में। इनका कोई इंटेंशन नहीं है कि आगे सामान्य सर्विसेज देंगे, दे आर अवेलिंग सिक्योरिटी सर्विसेज, बट उन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन सिर्फ टैक्स डिडक्ट करने के लिए लिया था, तो यहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा, आरसीएम नहीं लगेगा। सर फिर मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा? लग सकता है until unless they are specifically exempted। अगर चैप्टर नंबर 5 में इसे स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा तो माफ है, और अगर एग्जेम्प्ट नहीं करा जाएगा तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग सकता है, अगर सिक्योरिटी सर्विसेज वाले ही आगे से टैक्स कलेक्ट करते हैं तो। ऑलराइट, तो नोट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म शैल नॉट अप्लाई टू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय security guards by way of security services to department, establishment of central government, state government, union territory, local authority or government agencies who have taken registration under the GST law only for the purpose of deducting TDS under section 51। और इसमें एक पॉइंट और जुड़ गया, और वो है दोस्तों, आप लोगों के सामने आपको नजर भी आ गया होगा, कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर। तो अगर सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज एक इंसान को दी जा रही हैं जो कि रजिस्टर्ड है अंडर द जीएसटी लॉ, हाउएवर ही हैज ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, जो आपको कल के सेशन में मिलेगी, या कल नहीं तो परसों के सेशन में मिलेगी। तो कॉम्पोजिशन स्कीम वाले के लिए सरकार ने एक छोटी सी रिलैक्सेशन दे दी है। द कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर विल नॉट बी लायबल टू पे टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो दिस इज अ स्मॉल वेरिएशन फ्रॉम द पॉइंट जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, एंट्री नंबर 1 में पढ़ा था ना। तो एंट्री नंबर 1 में दोस्तों यहां तक सेम था, सेम एज एंट्री नंबर 1, सेम एज एंट्री नंबर 1। ये एक नया पॉइंट जुड़ गया है दोस्तों, ये एक नया पॉइंट जुड़ गया कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर वाला। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? तो सिक्योरिटी सर्विसेज व्हेन प्रोवाइडेड टू अ डिपार्टमेंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसीज जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टैक्स, या फिर कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर, उसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। अदरवाइज सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आएगा। द रजिस्टर्ड पर्सन, द रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सरकार पहुंची, जीएसटी ऑफिसर गार्ड्स के पास पहुंचे, कह रहे हैं लाइए जीएसटी दीजिए, उन्होंने 2 डंडे दे दिए गाइस, कटाक कटाक, सारे भाग रहे हैं। जीएसटी ऑफिसर कह रहे नहीं 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 चाहिए, मस्ती कर रहे थे, भाग गए। मोदी जी के पास पहुंचे, कह रहे हैं अरे ये कैसे गार्ड वार्ड के पास भेज दिया हमें टैक्स लेने, हाँ नहीं तो अरे बहुत मारा इन्होंने। मोदी जी ने कहा रुको, उन्हें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में डाल देते हैं। गार्ड से जीएसटी नहीं लेना है, जो गार्ड को पैसा देते हैं उनसे जीएसटी चार्ज कर लेंगे। आइए गाइस, इट्स टाइम दैट यू राइट इट डाउन। एंट्री नंबर 12, 13 एंड 14। एंट्री नंबर 12, 13 एंड 14। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स गाइस, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, राइट इट डाउन। ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं आप लोगों को, 2 मिनट दूंगा, सबको लिखना है।
मैंने बहुत बार नोटिस किया है दोस्तों, एज सून एज आई आस्क स्टूडेंट्स टू राइट इट डाउन इन होमवर्क, majority of the students do not write it at all. So please make sure that you guys are writing it right now. Entry number 12, services by business facilitator to a banking company. Entry number 13, services by agents of business correspondent to business correspondent. And entry number 14, services by security guards to a registered person. However दोस्तों, it has an exception. Exception क्या है guys? Exception ये है कि the services of security guards when provided to a department, establishment of central government, state government, union territory और लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एजेंसी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखा अंडर द जीएसटी लॉ ओनली फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्टिंग टैक्स या फिर कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर, इन लोगों को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म या इन लोगों को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के कंप्लायंस में नहीं आने की जरूरत है। सरकार ने इन्हें माफ कर दिया, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, जी लो अपनी जिंदगी। लिखा गाइस एवरीवन, वन मोर मिनट टू यू गाइस, वन मोर मिनट, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, वन मोर मिनट टू यू गाइस। Last 30 seconds. लिखा सबने? मैं साइड हो जाता हूं सो दैट नीचे के पॉइंट्स सब नजर आ जाएं। नीचे का पॉइंट्स भी लिख लीजिए, मैं जरा सा साइड हो रहा हूं।
लिखा गाइस? आ जाओ भाई। क्या हुआ? मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर पहुंच रही है? डन। चलो भाई, मूविंग ऑन गाइस। सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल गाइस, दिस इज वन पॉइंट जो अब आपका थोड़ा सा बड़ा वाला पॉइंट है गाइस, and I would want each and every one of you guys to be very very attentive onto this point. Services by way of renting of motor vehicle. अब यहां पर दोस्तों क्या हो रहा है कि आप अपनी गाड़ी को, या आप गाड़ियों का ही काम रखते हैं, जब आप गाड़ी को रेंट पे देते हैं, और यहां पर जो द पर्सन रेंटिंग the motor vehicle should be any person other than a body corporate, whereas the service recipient should be a body corporate. ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एंड आई वुड वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू पे अटेंशन, क्योंकि आगे काफी लंबा पढ़ना है, इससे जुड़े हुए नोट्स हैं। हम ये सारे पॉइंट्स कवर करके जब पॉइंट नंबर 16 तक पहुंचेंगे, इट्स गोना टेक अराउंड 30 to 35 मिनट्स। ओके, साथ साथ हम नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट नोट्स बनाने के लिए हम लोग सिर्फ ये वाली टेबल बना लेंगे, और इस टेबल के थ्रू आप लोगों को 100% क्लैरिटी मिल जाएगी। आ जाओ भैया, पढ़ते हैं। सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स नॉट गुड्स। तो यहां पर वैसे भी रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में जनरली अपन पैसेंजर्स की ही बात करते हैं। वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन। हमने सामने वाले से क्या बोला कि भैया आप कितना रुपए लोगे हमारे एम्प्लॉइज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए? कहते हैं 3,000 रुपए लेंगे। इसमें आपका टोल, पेट्रोल, सब कुछ, एसी वेसी सब कुछ कवर्ड है, आप जितना मन चाहे एसी चला सकते हैं। तो इसमें अपन क्या बोलते हैं सामने वाले से कि भैया हम एक लमसम पेमेंट कर देंगे जिसमें आपके सारी की सारी चीजें इंक्लूडेड है। चार्ज फ्रॉम द सर्विस रेसिपिएंट प्रोवाइडेड टू अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो यहां पर दोस्तों एवरीबॉडी हैज टू अंडरस्टैंड। अब आप लोग मुझे, जैसे हम लोग कल सिनेरियोस कर रहे थे, उन सिनेरियोस का बताइएगा एवरीबॉडी। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों का आता है सर्विस प्रोवाइडर, दूसरा सर्विस रेसिपिएंट, और क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा या नहीं लगेगा, दिस इज व्हाट यू विल हैव टू हेल्प मी आउट विद। Wherein the service provider, case number 1 guys, is a body corporate, service recipient is also a body corporate. क्या reverse charge mechanism लगेगा? The answer to which is no sir, reverse charge mechanism नहीं लगेगा। क्यों? Because the first condition is that the service provider should be any person other than a body corporate. Okay, case number 2 guys, case number 2, the service provider is other than body corporate, other than BC body corporate, and the service recipient is also other than body corporate, other than body corporate. तो इन दैट सिनेरियो गाइस मुझे बताइए क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा? नहीं सर। अब सेकंड वाली कंडीशन में आपने गड़बड़ कर दी। सेकंड वाली कंडीशन क्या बोलती थी? दैट द रेसिपिएंट शुड बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। इफ द रेसिपिएंट इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, देन इन दैट केस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। ओके, केस नंबर 3 गाइस, केस नंबर 3, service provider is other than body corporate, and the service recipient is the body corporate. हाँ सर, now the condition is satisfied, now reverse charge mechanism shall apply. यहां पर अब reverse charge mechanism apply कर जाएगा। All right guys, so this is the condition। और शर्त क्या लगाई है कि जो भी आपने चार्ज लिया है उसमें आपका अलग से कोई पेट्रोल डीजल के पैसे नहीं है। आपने जो अमाउंट चार्ज किया है, और नॉर्मली दोस्तों पेट्रोल डीजल की प्राइसेस इंक्लूडेड भी नहीं होती। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि भैया गाड़ी में बैठने का 500 रुपए, पेट्रोल का 2,000 रुपए, टोल का 200 रुपए, पार्किंग चार्जेस का 100 रुपए? क्या कभी ऐसा चार्ज करते? नहीं।
वो नॉर्मली एक टोटल अमाउंट चार्ज करते हैं दोस्तों। ओके गाइस, तो लेट्स से अगर मेरी एक कंपनी है, मैं एक बॉडी कॉर्पोरेट हूं, मुझे अपने एम्प्लॉयज को दोस्तों एक सेमिनार के लिए दिल्ली से चंडीगढ़ लेकर जाना है, तो मैंने एक बस हायर कर ली जिसमें मेरे एम्प्लॉयज बैठेंगे, दिल्ली से चंडीगढ़ ये जाएगी, 2 दिन वहां पर रहेगी, वापस लेकर आएगी अपने एम्प्लॉयज को। तो इन दैट केस ये सारी चीजें कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगी? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के कैटेगरी में आ जाएंगी। एंड इन दिस केस, इन दिस सिनेरियो, I will be the body corporate, the recipient will be liable to pay GST under the reverse charge mechanism. Fair enough, no doubt about it. अब आते हैं दोस्तों ये वाला पॉइंट, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल इज चार्जेबल एट द फॉलोइंग रेट्स। यहां पर दोस्तों 2 रेट्स है, 2 रेट्स है सर, 5 and 12। सर GTA जैसा सिमिलर बट नॉट सेम, आई विल से सिमिलर है लेकिन बिल्कुल दोस्तों 100% सेम है ऐसा नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर 5% अगर चार्ज करा गया है, 2.5% CGST, 2.5% SGST और 5% IGST, प्रोवाइडेड सप्लायर हैज टेकन, यहां पर देखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने जा रहा हूं, सप्लायर हैज टेकन ओनली लिमिटेड ITC ऑफ इनपुट सर्विसेज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। मतलब दोस्तों जो सप्लायर है वो 100% ITC नहीं क्लेम कर सकता। द सप्लायर कैन क्लेम ITC ओनली टू द एक्सटेंट विच इज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। सर इसका क्या मतलब है, मैं बताता हूं। लेट्स से दोस्तों जो मैं गाड़ी हायर करता था या बसेस हायर करता था, लेट्स से वो मैं पवन ट्रैवलर से हायर करता था। किससे हायर करता था? पवन ट्रैवलर से। ओके गाइस, अब पवन ट्रैवलर को मैंने एक दिन फोन किया, मैंने कहा पवन मेरे को ना बस चाहिए, वो अपने ना एम्प्लॉयज को इस बार ना दिल्ली से लेट्स से पूना ले जाना है। कह रहे इतना दूर? कह रहे हाँ जी इतना दूर, मेरे को ना बस चाहिए। कहते अच्छा राठी जी, उसने बस चेक किया कि उसके पास तो बसेस नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन वो मुझे क्या कहता है, राठी जी आपको 2 दिन बाद बस चाहिए ना? मैंने कहा हाँ जी 2 दिन बाद बस चाहिए। कह रहे मिल जाएगी। अब पवन ट्रैवलर्स के पास तो खुद के पास बस नहीं है क्योंकि उसकी सारी बसेस बुक्ड है, लेकिन उसने मेरे को कॉन्फिडेंस से कह दिया कि हाँ मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अगर राठी जी को आज मना कर दिया तो राठी जी कल को किसी और के पास चले जाएंगे, किसी और ट्रैवलर्स के पास जाएंगे, वो अपनी प्रोग्राम तो कैंसिल नहीं करेंगे। तो व्हाट पवन डिड वाज, पवन ने क्या किया दोस्तों, पवन ने किसी और से हायर करी। लेट्स से अशोक ट्रैवलर से पवन ने हायर किया और पवन ने अशोक ट्रैवलर्स की बस या टेम्पो ट्रैवलर मेरे पास भेज दी। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? इसे बोलते हैं सेम लाइन ऑफ बिजनेस। तो इस केस में अशोक ट्रैवलर्स किससे पैसा लेगा? पवन ट्रैवलर से। और पवन ट्रैवलर किससे पैसा लेगा? श्रेय राठी से। तो यहां पर जो सप्लायर है वो क्या सेम लाइन ऑफ बिजनेस वाला इनपुट टैक्स की बात कर रहा है? द आंसर इज यस। इन दिस सिनेरियो ही विल बी अलाउड द बेनिफिट ऑफ ITC। इन दिस सिनेरियो ही विल बी अलाउड द बेनिफिट ऑफ ITC। लेकिन अगर 12% GST चार्ज किया जा रहा है ऑन द इनवॉइस, 12% GST चार्ज किया जा रहा है ऑन द इनवॉइस, यहां पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऑन ITC। हर एक गुड्स, हर एक सर्विसेज जो सप्लायर के बिजनेस से रिलेट करेगी वो उसको अलाउ करी जाएगी। सर तो फिर यहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात क्यों हो रही है? 12% में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं है, 12% में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है। सर मतलब यहां पर भी एक तरीके से जो रेंटर ऑफ मोटर व्हीकल है, जो मोटर व्हीकल को रेंट पे दे रहा है, उसके पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आ सकता है। द आंसर इज यस। उसके पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आ सकता है और वो 12% चार्ज करेगा। फिर रेंटर दोस्तों जो रेंटिंग कर रहा है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट से पैसा चार्ज करेगा, या मतलब जो रेसिपिएंट है उससे पैसा चार्ज करेगा एट द रेट 12% एंड ही विल बी अलाउड फुल ITC। ऑलराइट, तो 6% CGST, SGST या 12% IGST इन केस ऑफ इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन वेयर सप्लायर ऑफ सर्विस opts to pay GST at said rate. In this case, there is no restriction on availing ITC on goods and services used in supplying renting of motor vehicle service by the supplier of service. इधर देखिएगा गाइस, एवरीबडी, अब इस चार्ट के थ्रू आप लोगों को 100% क्लैरिटी मिलेगी
जैसे ही आप लोग ये चार्ट कवर अप कर लेंगे ना, आपको लगेगा हाँ राठी जी अब हमें पूरा समझ में आ गया है। अब इधर देखिएगा गाइस, पर्सन लायबल टू पे टैक्स अंडर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ओके, वेयर जीएसटी इज पेबल एट द रेट 5%, और दूसरा जीएसटी इज पेबल एट द रेट 12%। तो पहले अपन 12% वाला कर लेते हैं, ये सबसे ज्यादा आसान है। अगर जीएसटी इज चार्ज एट द रेट 12% बाय द सर्विस प्रोवाइडर, यहां पर लिख देता हूं बाय सर्विस प्रोवाइडर, तो वो फॉलो द एरोज, ये कौन से कहां जाएगा दोस्तों, फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा। तो यहां पर दोस्तों द जीएसटी इज पेबल एट द रेट 12%, द सर्विस प्रोवाइडर विल कलेक्ट जीएसटी एट द रेट 12%, एंड यहां पर आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट इज फुल्ली अलाउड। इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका पूरी तरीके से अलाउड है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन, नो रिस्ट्रिक्शन। ऑलराइट गाइस, यहां पर कोई कंडीशन नहीं है कि सिर्फ सेम लाइन ऑफ बिजनेस वाला ही आपको आईटीसी अलाउड होगा, बाकी अलाउड नहीं होंगे। यहां पर आपका एवरी गुड्स एंड एवरी सर्विसेज दैट यू हैव अवेल्ड इन रिलेशन टू योर बिजनेस, आपको उससे जुड़ा हुआ आईटीसी मिल जाएगा। नेक्स्ट, वेयर जीएसटी इज पेबल एट द रेट 5%, जीएसटी अगर 5% के उस पर लगाया जा रहा है, तो 12% में तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना, इट इज ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, एंड द रेसिपिएंट the supplier will be allowed full ITC. Now where the GST is being charged at the rate 5% and supplier is other than body corporate, so this is the first condition in order to fall under the reverse charge mechanism. ये आपकी पहली कंडीशन थी। एंड इसका नीचे एरो देखो, नीचे एरो देखो, रेसिपिएंट इज बॉडी कॉर्पोरेट, दिस इज द सेकंड कंडीशन। ये आपकी पहली कंडीशन थी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आने की, और दूसरी कंडीशन थी कि रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। तो सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट, देन इन दैट केस, देन इन दैट सिनेरियो द पर्सन लायबल टू पे इज रेसिपिएंट। तो आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा गाइस यहां पर, तो आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो रेसिपिएंट है उसको आईटीसी मिलेगा, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा ऑफ द टैक्स दैट ही विल पे टू द गवर्नमेंट थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ऑलराइट गाइस, इस केस में सप्लायर को नहीं मिलेगा, ध्यान से देखना। इस केस में जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है तो सप्लायर ने जब टैक्स कलेक्ट ही नहीं करा, या तो सप्लायर टैक्स कलेक्ट करे 5% का ही कलेक्ट कर ले, ध्यान से मेरी बात सुनना, सप्लायर 5% का ही टैक्स कलेक्ट कर ले तो उसे आईटीसी मिलेगा ऑफ द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी मिलेगा। लेकिन अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग गया, मतलब रेसिपिएंट ने टैक्स डायरेक्टली जाके सरकार को दे दिया, सप्लायर ने तो टैक्स कलेक्ट ही नहीं करा, तो सप्लायर को कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। तो इस सिनेरियो में गाइस, पहले वाले केस में इधर नो आईटीसी, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट टू सप्लायर, पहले वाले केस में, वेयर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज एप्लीकेबल। ये तो खैर कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैं नया करा रहा हूं, ये तो वही पॉइंट है जो अभी तक अपन करते हुए आए हैं। नेक्स्ट, अब इधर ध्यान से देखना गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। पहला, जीएसटी इज पेबल एट द रेट 5% एंड द सप्लायर इज बॉडी कॉर्पोरेट। लो भैया, सप्लायर ही बॉडी कॉर्पोरेट है, तो सर यहां तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग ही नहीं सकता, तो यहां पर क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इसीलिए फॉलो द एरोस, वो फॉरवर्ड चार्ज के पास जा रहा है। अच्छा सर, क्योंकि यहां पर अब जीएसटी इज नाउ पेबल एट द रेट 5%, तो यहां पर जो आप फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लिवाई कर रहे हैं, इसमें आपको रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी मिलेगा। करेक्ट, यहां पर आपको रिस्ट्रिक्टेड इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, और वो कौन सा मिलेगा, ऑफ द सेम लाइन ऑफ बिजनेस वाला, सेम लाइन ऑफ बिजनेस वाला। और नीचे आ जाओ गाइस, नीचे आ जाओ। अब ध्यान से देखना गाइस, अब मैं कहां से पढ़ रहा हूं, फॉलो द हाइलाइटर, ओके। वेयर जीएसटी इज पेबल एट द रेट 5%, सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, एंड नाउ गाइस एरो ऐसे जा रहा है, ऐसे, यहां पर
रेसिपिएंट इज ऑल्सो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। तो सर ये तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में नहीं आएगा, करेक्ट। तो ये कहां जाएगा, ये कहां जाएगा, ये भी फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा। गलती से ये एरो नहीं बना हुआ था गाइज, ये एरो बना लीजिए, ये आपके बुक्स में बना हुआ होगा। और सर यहां पर भी रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी मिलेगा, हाँ जी यहां पर भी रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी मिलेगा टू द सप्लायर ऑफ द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। ये जो रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी है गाइज, रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी यहां पर मैं बना देता हूं, सेम लाइन ऑफ बिजनेस वाला मिलेगा, सेम लाइन ऑफ बिजनेस वाला टू सप्लायर। क्यों सप्लायर को क्यों मिलेगा, क्योंकि यहां पर फॉरवर्ड चार्ज लग रहा है, यहां पर फॉरवर्ड चार्ज लग रहा है। तो सरकार ने कहा फॉरवर्ड चार्ज में दोनों परसेंटेज है, रिवर्स चार्ज 5% की कैटेगरी में ही आएगी, जहां पर दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, सप्लायर should be any person other than a body corporate and the recipient should be a body corporate. If those two conditions are satisfied, reverse charge mechanism will apply and the recipient will be liable to pay GST to the government. However, in case of 5%, सरकार ने कहा where the supplier is a body corporate और द रेसिपिएंट इज अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तो नहीं लग सकता। अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है या रेसिपिएंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लग सकता, तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। एंड इन दैट केस फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में अगर सप्लायर 5% चार्ज कर रहा है देन ही विल बी अलाउड आईटीसी ओनली टू द एक्सटेंट विच इज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, मतलब रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी। हाउएवर अगर सप्लायर ने कहा कि भैया हम तो 12% चार्ज कर रहे हैं, और 12% चार्ज कर रहे हैं तो आरसीएम की तो बात ही खत्म हो गई, 12% चार्ज कर रहे हैं तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की तो बात ही खत्म हो गई, वो तो मैंडेटरीली फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होगा। एंड दैट फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में यू विल बी अलाउड फुल आईटीसी, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। क्या क्लियर हुआ गाइस? नाउ आई वुड वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू राइट डाउन द हेडिंग, हेडिंग डालिएगा गाइस, हेडिंग डालिएगा सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, और उसके बाद ये टेबल बना लीजिए डायरेक्टली, उसके बाद ये टेबल बना लीजिए एंड देन वी विल हेड ऑन टू द नोट। मैं टेबल बनाने से पहले एक बार ये एक नोट पढ़ देता हूं, और उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है दिस इज मोर लाइक ए क्लैरिफिकेशन। अपन उस क्लैरिफिकेशन को तब करेंगे जब आप ये पूरा टेबल बना लेंगे। It is important to note, it is important to note that when any service is placed under RCM, reverse charge mechanism में अगर आया, the supplier shall not charge any tax from the service recipient. Supplier recipient से tax charge नहीं करेगा, क्योंकि ये तो well settled procedure है under RCM, the recipient directly pays to the government. RCM shall be applicable here only when, आरसीएम हम तभी लगाएंगे जब सप्लायर 12% चार्ज ना कर रहा हो। अगर सप्लायर 12% चार्ज कर रहा है, आप लोग मुझे बताओ दोस्तों, इफ द सप्लायर इज चार्जिंग 12%, तो वो मैंडेटरीली फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आएगा ना। RCM shall be applicable here only when the supplier does not issue an invoice charging GST at the rate 12%. अगर 12% पर जीएसटी चार्ज करा जा रहा है बाय द सर्विस प्रोवाइडर, तो वो मैंडेटरली फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ही आएगा। एवरीवन क्लियर अबाउट इट गाइस? एवरीवन क्लियर अबाउट दिस पॉइंट? मजा आया इस पॉइंट को समझने में? लिखिए गाइस, इस चार्ट बनाइए, ये चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। सिंपल सी चीज, 12% मैंडेटरीली फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन आईटीसी। 5% में इफ 5% की कैटेगरी में इफ द सप्लायर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट और सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट एंड रेसिपिएंट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर ये दोनों कंडीशन में से भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जिसमें रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी का ही बेनिफिट मिलेगा, जिसमें रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी का ही बेनिफिट मिलेगा। बनाइएगा इस चार्ट बनाइए, गिविंग यू लेट्स से 30 सेकेंड्स या 45 सेकेंड्स, फटाफट चार्ट बनाइए गाइस।
बनाया। Everybody done to do a thumbs up into the chat box so that we can move forward. मेरे राइट हैंड साइड में एक सिस्टम लगा हुआ है जिसमें मेरे को चैट नजर आती रहती है, तो उससे बेटर रहता है, मेरे को अपडेट मिलती रहती है बच्चों की। मुझे यहाँ पर बार बार ऑल टैब नहीं करना पड़ता इन ऑर्डर टू सी द चैट, एंड दैट इज व्हाई आई लुक एट टाइम्स यहाँ पर राइट में देखता हूँ कि बच्चे को चैट में लिख रहे हैं क्या। ऐसा मत सोचिएगा कि राठी जी को कोई लकमा लग जाता है, बार बार ऐसे राइट राइट देखते हैं, पागल हो गए हैं। चलो जी गाइस, मूविंग ऑन गाइस। नाउ एक डाउट अराइज होता है कि सर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, दोनों में क्या फर्क है? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। जैसे कि सर आप नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में रहते हैं तो आप देखते हैं यहां बसेस चलती हैं। अब जो बस चलती है उसमें एक इंसान बस स्टॉप पे चढ़ता है, अंदर जाके टिकट ले लेता है 20 रुपए की, और जब उसका डेस्टिनेशन आता है तो वो उतर जाता है। सर क्या उसे भी रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का नाम दिया जाए, या उसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का नाम दिया जाए? और क्या सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आता है, इस वाले सिनेरियो में आता है? कंफ्यूजन अराइज हो रहा है ना दिमाग में, हाँ यार ऐसा भी पॉइंट हो सकता है, तो सरकार ने क्लैरिटी दी भैया नहीं, दोनों चीजें अलग अलग है। और जो अभी राठी जी ने एग्जांपल लिया बस वाला, वो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में नहीं आएगा। यहां पर आपने 20 रुपए में मोटर व्हीकल को रेंट नहीं किया है। दिस विल बी कंसिडर्ड एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स या पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। तो हमने कहा भैया हाउ आर वी सपोज टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, क्योंकि रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल जहां 5% जीएसटी लग रहा है, जहां सर्विस प्रोवाइडर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेटर, रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेटर, वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जा रहा है, बाकी सारे सिनेरियोज में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जा रहा है। जबकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ही आता है, वो तो कोई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आता ही नहीं। तो सरकार ने कहा कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। तो सरकार ने कहा द मेन डिफरेंशिएशन एंड द ओनली डिफरेंशिएशन बिटवीन द टू इज वेयर देयर इज रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, द मोटर व्हीकल विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द पर्सन जो इस मोटर व्हीकल की रेंट का पेमेंट कर रहा है। मतलब लेट्स से अगर आज मैंने अपने फैमिली के साथ कहीं घूमने जाना है, जॉइंट फैमिली को इकट्ठा किया, कहीं घूमने जाना है, लेट्स से मनाली घूमने जाना है, और हमने टेम्पो ट्रैवलर बुक करी। अब हम टेम्पो ट्रैवलर से कहते हैं भैया चलो रुक जाना, आगे लेडीज को वॉशरूम जाना है, सबको वॉशरूम जाना है, भैया आगे रुक जाना, ढाबे पे भूख लग रही है, खाना खाना है। तो क्या दोस्तों वो मोटर व्हीकल वाला वैसा ही करता है, मतलब जो ड्राइवर है वो वैसा ही करता है? हाँ जी, मतलब इट इज अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन, जो इंसान उसको पैसा दे रहा है। जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही वो ड्राइवर अंकल करते थे। मैं कहता था भैया रुक जाना, थोड़ा हल्का होना है, तो वो रोक लेते थे, सब हल्के हो लेते थे। भैया रुक जाना, भूख लगी है, कुछ खाना खाना है, वो रुक जाते थे ढाबा पर, हम सब खाना खा लेते थे। उसे बोलते हैं रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, जहां पर द पर्सन मेकिंग द पेमेंट ऑफ रेंट, द पर्सन मेकिंग द पेमेंट हैज द अथॉरिटी कि वो अपने हिसाब से गाड़ी चला ले। अच्छा भैया ऐसा करना, 3 किलोमीटर बाद ना मुड़ जाना, बाएं हाथ पे ना एक मंदिर है, हमें उस मंदिर के दर्शन करने। तो वो कहता ठीक है भैया हम बाएं मुड़ जाएंगे, वो बाएं मुड़ गया, हमने मंदिर के दर्शन करे, फिर हम रूट पर आ गए वापस। हो सकता है ना, लेकिन इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स आप ऐसा नहीं कर सकते। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के प्री डिटरमिन्ड रूट्स होते हैं, प्री डिटरमिन्ड शेड्यूल होते हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते पैसेंजर बस में चढ़ के भैया भैया आगे से लेफ्ट ले लेना, वो लाल बत्ती से लेफ्ट। ड्राइवर कहता है वो क्यों? कह रहे हैं वो ना आपकी भाभी जी हमारी गर्लफ्रेंड वहीं रहती है, एक बार उनको ना हम दूर से हेलो कर देंगे, फिर आप बस को घुमा लेना। उन्होंने वहीं से लाद दी बस से बाहर, कह रहे जाओ गर्लफ्रेंड से मिलकर आ जाओ। क्या दोस्तों आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स में ऐसा कर सकते हैं? आप बस के भैया को बोल सकते हैं भैया साइड में रोक लेना। कह रहे क्या हुआ? कह रहे हैं अरे वहां से ब्रेड बटर ले लें, घर पे ना बच्चे मैं बोल रहे हैं कि ब्रेड बटर ले आना पापा,
तो क्या वो आपके लिए रोड साइड में रोक के ब्रेड बटर लेने देगा आपको? नहीं। तो इन दैट केस दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। बहुत सिंपल तरीके से दोस्तों मैंने इस चीज को समझाया है कि रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल कब होगा और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स कब होगा। So it is clarified that there is a clear distinction between the two services, which is as under. The two services fall under two different headings in the tariff. अलग-अलग heading है. Services of renting of motor vehicle designed to carry passengers covers renting of motor vehicle for transport of passengers for a period of time where the renter मतलब basically the person making the payment of rent defines how and when the vehicle will be operated. जो इंसान पैसा दे रहा है उस बस वाले को, मोटर व्हीकल वाले को, वो डिसाइड करेगा कि भैया बस कहां रुकेगी, कब चलेगी, कहां इसको होल्ड करना है, कब रूट चेंज करना है, डिटरमाइनिंग शेड्यूल्स, रूट्स एंड अदर ऑपरेशनल कंसिडरेशंस। दूसरा पीटीएस, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, PTS passenger transportation service covers passenger transportation services over predetermined routes on predetermined schedules. Predetermined routes on predetermined schedules. इसका क्या मतलब है? Passenger transportation services इसका मतलब ये है accordingly where the body corporate hires motor vehicle फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एम्प्लॉइज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये अच्छा यहां पर ये पॉइंट यहां पर खत्म हो गया है दोस्तों। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस मतलब कवर्स सर्विसेज जो प्री डिटरमिन्ड रूट्स पे चलती है, जहां पर आपकी मर्जी नहीं चलती, जहां पे पैसेंजर की मर्जी नहीं चलती। ऑलराइट, अकॉर्डिंगली वेयर द बॉडी कॉर्पोरेट, अब इधर ध्यान से देखिएगा, ये एक पैराग्राफ कंक्लूडिंग द पॉइंट है, where the body corporate hires motor vehicle for transport of employees for a period of time during which the motor vehicle shall be at the disposal of the body corporate. Body corporate अपनी मर्जी के हिसाब से गाड़ी चलवाएगी। The person making the payment, the payer has the authority, उसके पास अथॉरिटी मिल गई कि गाड़ी को उसे कब कहां चलवाना है, रुकवाना है, कब डिटोर लेना है। तो इन दैट केस इसे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल बोला जाएगा। द सर्विस वुड फॉल अंडर सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स एंड द बॉडी कॉर्पोरेट शैल बी लायबल टू पे जीएसटी ऑन द सेम अंडर आरसीएम। द बॉडी कॉर्पोरेट विल बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ऑलराइट सर, क्या इसे लिखने की जरूरत है? नहीं, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट है। ओनली द टेबल दैट यू आर सपोज टू प्रिपेयर, आई होप आप लोगों ने वो टेबल फॉर्म कर ली होगी, टेबल बना ली होगी। Thus, reverse charge would apply on act of renting of vehicles by body corporate, and in such a case, it is for the body corporate to use in the manner as it likes, subject to the agreement with the person providing vehicle on rent. तो रिवर्स चार्ज कब अप्लाई करेगा? जब रेंटिंग ऑफ व्हीकल्स होगा, जहां पर बॉडी कॉर्पोरेट कैन यूज द मोटर व्हीकल अकॉर्डिंग टू इट्स ओन विश। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों कि आपने मनाली की प्लानिंग करी और उसके बाद आप वहीं से कश्मीर निकल गए। कह रहे म्यूचुअल एग्रीमेंट है भैया, आप 1000 किलोमीटर तक चला सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत इधर उधर जाना हो, लेकिन आप मनाली से कश्मीर चले गए, कह रहे हैं पास में आए हैं, हिमाचल गए हैं, चलो कश्मीर भी हो जाते हैं। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि गाड़ी वापस आएगी, किसी और की भी बुकिंग हो सकती है। However, where the body corporate avails the passenger transport service, लेट्स से उन्होंने बस हायर करी स्टेट गवर्नमेंट की या कोई प्राइवेट बस हायर करी जो उस रूट पर ही जा रही है, उसमें 10 टिकट्स 10 सीट बुक कर ली हैं, तो इन दैट केस वहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। बॉडी कॉर्पोरेट ने एक बस जा रही थी, उसकी 10 सीट बुक कर ली फॉर अ प्राइस ऑफ लेट्स से 10,000 रुपीज, वहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा, क्योंकि उनका प्री डिटरमिन्ड शेड्यूल है। फॉर स्पेसिफिक जर्नीज और वॉयजेस and does not take vehicle on rent for any particular period of time, the service would fall under passenger transportation services and the body corporate shall not be liable to pay GST on the same under RCM. इस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। लॉजिकल बात है दोस्तों, आफ्टर ऑल घूम फिर के दोस्तों मैंने जो पूरा समझाया वो पूरा लॉजिकल बात है। ऑलराइट गाइस, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टेबल गाइस। इससे जुड़ा हुआ
अभी तक ना एमटीपी आरटीपी में हमारी इंस्टीट्यूट ने काफी बार क्वेश्चन पूछा है, बट आई एम सरप्राइज कि अभी तक मेन क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। जो इंस्टीट्यूट का पेपर है उसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। मैं चाहूंगा गाइस कि आप लोग इस वाले रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वाले को दोस्तों बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। ये पूछा जा सकता है, इट कैन बी अ ट्रिकियर पॉइंट, इसे ट्रिकी भी बनाया जा सकता है। एंड आई वुड वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू मेक श्योर कि जब क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन का एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनते हुए समझते हुए आप बताइएगा कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग रहा है या फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग रहा है या एज द केस में भी क्या लग रहा है। ऑलराइट गाइस, आ जाओ भाई। सर्विसेज ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सर्विसेज ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अब दोस्तों अगर आप सिक्योरिटीज को लेंड कर रहे हो, सर ये क्या है, मैं पूरा पढ़ देता हूं, इसका एक छोटा सा एग्जांपल बनाऊंगा, समझ में आ जाएगा। दैट इज अ पर्सन हु डिपॉजिट्स सिक्योरिटीज रजिस्टर्ड इन द नेम टू अ बोरोवर, दैट इज अ पर्सन हु बोरोज द सिक्योरिटीज अंडर द स्कीम थ्रू एन अप्रूव्ड इंटरमीडियरी ऑफ सेबी। अब यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, ये है सेबी, सेंट्रल एक्सचेंज सॉरी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब यहां पर एक इंसान है जिसके पास सिक्योरिटीज है, लेंडर। ये क्या करता है दोस्तों, अपनी सिक्योरिटीज को थ्रू सेबी की अप्रूव्ड इंटरमीडियरी अपनी सिक्योरिटीज को सामने वाले को, ध्यान से देखिएगा, सामने वाले को लेंड कर देता है, लेंड कर देता है टू अ बोरोवर। ठीक है जी। अब बोरोवर इस पर ऑफ कोर्स पेमेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ फीस। गाइस बोरोवर पेमेंट करता है जो सेबी के थ्रू लेंडर को मिलता है। सरकार ने यहां पर देखा कि जो लेंडर्स होते हैं ये हजारों लाखों की लोगों के उसमें है। यहां पर इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट टू कैच होल्ड ऑफ द लेंडर एज कंपेयर टू द बोरोवर। तो सरकार ने क्या बोला, सर्विस प्रोवाइडर कौन है दोस्तों, सर्विस प्रोवाइडर कौन है, द लेंडर, जो अपनी सिक्योरिटीज आपको दे रहा है कि भाई आप मेरी सिक्योरिटीज ले लो, आज इसके थ्रू आपको जो आज पैसा मिल रहा है वो पैसा ले लो और आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे को ये सिक्योरिटीज वापस कर देना, सिक्योरिटीज खरीद के। और बोरोवर कौन है, बोरोवर कौन है, जिसको आज पैसे की जरूरत है। तो सरकार ने क्या कहा, देखा कि जो बोरोवर होते हैं ना दोस्तों, ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो पैसा उठाते हैं, लोन उठाते हैं, सिक्योरिटीज उठाते हैं। ये दोस्तों कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है, गले का बच्चा नहीं है कि आके बोल रहा है 500 रुपए दे दो या 500 रुपए की सिक्योरिटीज दे दो। ये जो बोरोवर हैं ये बड़े इंसान हैं एज कंपेयर टू द लेंडर्स। तो सरकार ने क्या करा दोस्तों, सरकार ने किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी, सरकार ने बोरोवर के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी कि इस अमाउंट पर आपको जीएसटी, जीएसटी किसे पे करना है दोस्तों, बोरोवर को पे करना है। ऑलराइट गाइस, तो सर्विसेज ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय अ लेंडर, दैट इज अ पर्सन हु डिपॉजिट सिक्योरिटीज रजिस्टर्ड इन हिज नेम टू अ बोरोवर। वो किसको देता है दोस्तों, बोरोवर को देता है थ्रू अप्रूव्ड इंटरमीडियरी ऑफ सेबी। ऑलराइट गाइस, एंड 17th पॉइंट इज व्हाट यू गाइस हैव ऑलरेडी डन। 17th पॉइंट को आप पहले ही कर चुके हैं। कब करा राठी जी 17th पॉइंट, मैं अभी बताता हूं दोस्तों। आप 17th पॉइंट को ऑलरेडी कर चुके हैं। इधर देखिएगा, सर्विसेज इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, दिस इज व्हाट यू गाइस हैव ऑलरेडी डन। अगर आपको याद होगा, अच्छा सर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, करेक्ट। सप्लाई अंडर जीएसटी वाले चैप्टर में दो सेक्शन थे, सेक्शन 7(1)(b importation of services for a consideration, section 7(1)(c schedule 1 para 4 importation of services from a related person or any of his establishment outside India in the course of furtherance of business even if without consideration, उसे भी सप्लाई माना जाता था। तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस गाइस, जब इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज हो रही है तो द सर्विस प्रोवाइडर इज सिटिंग आउटसाइड इंडिया, सर्विस प्रोवाइडर तो आउटसाइड इंडिया। तो सरकार ने कहा यार हम उस इंसान को कैसे टैक्स के रिजाइम में लेकर आए या उस इंसान से कैसे टैक्स निकलवाएं जो आउटसाइड इंडिया बैठा है। तो इट बिकम्स एब्सोल्युटली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर। तो सरकार ने कहा घुमा दिया, अपनी मुंडी घुमा दी टू द पर्सन हु इज इंपोर्टिंग सर्विसेज, जो इंडिया में सर्विसेज इंपोर्ट कर रहा है। इसके बारे में हमारी पहले भी एक बार डिस्कशन हो चुकी है, मैं फिर से समझा देता हूं गाइस
लेट्स से ये हमारा देश हिंदुस्तान, यहां पर आउटसाइड इंडिया इज द सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, वो इंडिया में सर्विसेज दे रहा है गाइस, एंड आई एम अज्यूमिंग कि जो सर्विसेज दे रहा है या तो दोस्तों ये सेक्शन 7(1)(b) में आ रही है, या फिर दोस्तों ये शेड्यूल 1 पैरा 4 में आ रही है गाइस। मतलब ये बेसिकली सप्लाई है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सप्लाई ही नहीं है, अगर सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं है। ऑलराइट गाइस, मेरा ये दोनों सेक्शन लिखने का या दोनों पॉइंट्स लिखने का यही मतलब था कि द सर्विसेज दैट आर बीइंग इंपोर्टेड इनटू इंडिया इज सप्लाई अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 7। ऑलराइट गाइस, सप्लाई है मतलब जीएसटी लगेगा इन ट्रांजैक्शन पर, इस पर जीएसटी लगेगा। और अगर जीएसटी लगेगा तो रेसिपिएंट पे करेगा। जो यहां पर सर्विस रेसिपिएंट है, अगर जीएसटी लगेगा तो सर्विस रेसिपिएंट विल पे जीएसटी अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में मोदी जी कहां उस सर्विस प्रोवाइडर को पकड़ेंगे जो कनाडा में बैठा है, जो रशिया में बैठा है, जो चाइना में बैठा है, जो यूएस में बैठा है। सरकार ने कहा भैया इट बिकम्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर। हम सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर कैसे बोले भैया तुम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाओ? कह रहे क्या? हेलो मोदी जी, फोन रखिए, पागल हो गए हैं, आपका नशा नहीं उतरा है, रोकिए फोन, रखिए फोन। सही बात है कि नहीं? आ जाओ भाई। तो एनी सर्विस सप्लाइड बाय एनी पर्सन हु इज लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी कौन सी है? एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया, टू अ पर्सन अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो दोस्तों एक बार के लिए इस लाइन में जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको इग्नोर करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है ना? एक बार को जो हाईलाइट कर रहा हूं उसे इग्नोर करते हुए पढ़ेंगे। एनी सर्विस सप्लाइड बाय एनी पर्सन who is located in a non-taxable territory to any person located in taxable territory. All right guys. However दोस्तों अगर सर्विस दी गई है टू नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, तो इन दैट केस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। अब सिंपल सी चीज इसमें भी बताता हूं दोस्तों, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट कौन हुआ यहां पर? आप लोग दोस्तों अपने फोन में, हो सकता है काफी बच्चे के फोन में होगा नेटफ्लिक्स डाउनलोडेड या Amazon प्राइम जिसपे मूवीज, वीडियो, सीरीज वगैरह देखते हैं। आपको पता है ये जो आपको सर्विसेज मिल रही है ये कहां से मिल रही हैं? ये जो सर्विसेज मिल रही हैं ये आपको आउटसाइड इंडिया से मिल रही है, क्योंकि नेटफ्लिक्स का जो ओरिजिनेशन है, जो बेस है वो आउटसाइड इंडिया है, यूएस में। वहां से अब आपने जो यहां पे नेटफ्लिक्स का आपने वो करा दोस्तों, नेटफ्लिक्स का आपने सब्सक्रिप्शन लिया 199 रुपीज पर मंथ का, या Amazon प्राइम का लिया फॉर 999 रुपीज फॉर ईयर, व्हाटएवर मे बी द केस, जो भी आपने पैसा दिया, तो उसमें क्या आप जाके हु इज द सर्विस प्रोवाइडर? नेटफ्लिक्स जो आउटसाइड इंडिया है। हु इज द सर्विस रेसिपिएंट? जो इंडिया में मैं श्री राठी। लेकिन मैं तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जाके सरकार को नहीं देता ना, इसीलिए सरकार ने लिख दिया अदर देन नॉन टैक्सेबल। नॉन टैक्सेबल मतलब जो इंसान अनरजिस्टर्ड ऑनलाइन रेसिपिएंट है, ऑनलाइन रेसिपिएंट। ऑलराइट गाइस, तो ये वाला सरकार ने माफ कर दिया, मतलब इस पे फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। नॉर्मली दोस्तों अगर मैंने कोई इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज ली फॉर माय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एनीथिंग दोस्तों, जो या तो सेक्शन 7(1)(b) में आ जाए या शेड्यूल 1 पैरा 4 में आ जाए, उस पे जीएसटी लगेगा अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। Thus, in case of importation of services, tax is payable by the person importing such service. टैक्स कौन पे करेगा दोस्तों? टैक्स पे करेगा दोस्तों जो इंसान सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहा है। ऑलराइट गाइस, तो अब दोस्तों आप लोगों को दोस्तों एंट्री नंबर 16 एंड 17 लिखनी है। एंट्री नंबर 16 एंड 17 आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू राइट इट डाउन। 1 मिनट देता हूं दोस्तों, एंट्री नंबर 16 एंड 17 लिखिए, एंड देन वी हेड ऑन टू
क्वेश्चन नंबर 2. This brings us to the end of section 9.3. Section 9.3 हमारा यहां पर खत्म होता है guys, and then we'll head on to section 9.4. 9.4 बहुत छोटा सा प्रोविजन है, 5 मिनट का. करिए गाइस. 1 मिनट लिखिए गाइस, लिखना बहुत जरूरी है. मैं साइड हट जाता हूं. आप लोगों को लग रहा होगा राठी जी वाई आर यू वेस्टिंग टाइम. नो आई एम नॉट. आप लोग रियलाइज करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज. Done guys. आ जाओ भाई. क्वेश्चन नंबर 2. State person liable to pay GST in the following independent cases provided the recipient is located in the taxable territory. पहला, services provided by an arbitral tribunal to any business entity. बताइए guys, if the services are provided by arbitral tribunal to any business entity, ऐसा कोई पॉइंट था दोस्तों? हाँ सर था, बिल्कुल था. So in this scenario guys, the business entity will be liable to pay GST under the reverse charge mechanism. RCM लगेगा. Sponsorship services provided by a company to an individual. सर ये तो उल्टा काम हो रहा है. यहां पर कंपनी सर्विसेज दे रही है इंडिविजुअल को. मतलब अ बॉडी कॉर्पोरेट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एन इंडिविजुअल. ये आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आएगा. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या आता था? सर्विसेज बाय a person other than a body corporate to a body corporate or a partnership firm. All right, sponsorship services में जिसमें अमेंडमेंट वाला पॉइंट भी था, तो यहां पर दोस्तों ये तो सर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आएगा. नेक्स्ट, renting of immovable property service provided by the central government to a registered business entity. रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी. मुझे बताइए, रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं सर्विसेज. In this scenario guys, reverse charge mechanism. Entry number 5A. 5 में सरकार ने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म डाला था अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन होता. एंट्री नंबर 5A में डाला था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही है अदर देन द डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, उसे छोड़कर. तो यहां पर कोई भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज तो ऑटोमेटिकली अपने आप से अज्यूम मत करिएगा. अगर यहां पर यही पॉइंट में बोल देते हैं सर्विस रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज
प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और ब्रैकेट में लिख देते मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज टू अ रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी, तो वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में चला जाता, क्योंकि इंडियन रेलवेज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ही आता है। लास्ट, services provided by a director drawing salary liable to TDS deduction under section 192 of the Income Tax Act 1961. मुझे बताओ guys, in this scenario क्या होगा? What is gonna happen in this case? Sir, in this scenario, in this case, sir, TDS, वो सॉरी GST ही नहीं लगेगा, क्योंकि अगर TDS अंडर सेक्शन 192 कटता है मतलब ये सैलरीड है, ये सैलरी है, और सैलरी में मतलब यहां पर जो डायरेक्टर है उसके साथ आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप फॉर्म हो गया है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप आपका शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट में आता है, ये आपका शेड्यूल 3 में चला गया, शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट, और क्योंकि ये नेगेटिव लिस्ट में चला गया, नो जीएसटी, इस पर जीएसटी ही नहीं लगेगा। रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज तो दूर की बात है, रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज तो तब लगता है ना जब जीएसटी लगे, जब जीएसटी ही नहीं लग रहा है तो रिवर्स चार्ज फॉरवर्ड चार्ज का क्या मतलब है? ऑलराइट गाइस, देखिए गाइस, एवरीवन यहां तक क्लियर? ये आपके 4 पॉइंट्स हैं, इन्हें अपन रीड आउट कर लेते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ पर्सन लायबल टू पे टैक्स इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। Since GST on services provided or agreed to be provided by an arbitral tribunal to any business entity located in the taxable territory is payable under reverse charge. In this case, GST is payable by the recipient business entity. Next, sponsorship services provided by any person to any body, corporate or partnership firm located in the taxable territory is payable under reverse charge. यहां पर दोस्तों एक लाइन और जोड़ लीजिए, आपके नोट्स में वो लाइन जुड़ी भी मिलेगी। जीएसटी ऑन स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, ब्रैकेट क्लोज, टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दी गई हैं बाय एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट टू अ बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म। तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस गाइस, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा, इस एग्जांपल में नहीं लगेगा, ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आएगा और कंपनी विल पे जीएसटी। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करती है टू अ रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी लॉ, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, तो रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी विल पे। नेक्स्ट, GST on services supplied by director to a company is liable to reverse charge mechanism only when the director is an independent director, और जो रेम्युनरेशन है वो सैलरी में नहीं आ रही है जिसपे टीडीएस कटता हुआ अंडर सेक्शन 192। In this case, since the payment is liable to tax deduction under section 192, reverse charge mechanism shall not apply. Further, this service falls under schedule 3 and is considered as neither supply of goods nor as supply of services. Therefore, GST shall not apply on this transaction. GST ही नहीं लगेगा। आ जाओ गाइस, आज के सेशन का आखिरी सेक्शन 9.4, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आज तक पूछा नहीं गया है और आगे भी पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है। सरकार ने सेक्शन 9.4 बनाया और उसमें बोला कि हम उन कैटेगरीज ऑफ गुड्स और सर्विसेज को डालेंगे जिसमें सर्विस प्रोवाइडर अनरजिस्टर्ड है, सर्विस रेसिपिएंट या गुड्स रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, और हम गुड्स रेसिपिएंट या सर्विस रेसिपिएंट को बोलेंगे कि तुम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पे करो। मतलब सरकार ने अदर देन द लिस्ट जो हमारे पास ऑलरेडी है अंडर सेक्शन 9.3 फॉर गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, गुड्स में तो आप लोगों ने देखा ना, कैश्यू नट्स, वो फिर टोबैको लीव्स, बीडी लीव्स, यूज्ड एंड कन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड कार्स वगैरह था दोस्तों। सर्विसेज के 17 पॉइंट पढ़े हम लोगों ने इन द प्रीसीडिंग ऑलमोस्ट 2.5 सेशन। उसके अलावा सरकार ने कहा कि अगर जो गुड्स ऑब्लिक, ध्यान से देखिएगा, जो गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज सप्लायर है, ये एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है,
हाउएवर दोस्तों, जो ये सर्विसेज दे रहे हैं या जिन्हें ये सर्विसेज दे रहे हैं, जो रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड पर्सन है। तो सरकार ने कहा फॉर नोटिफाइड कैटेगरीज या स्पेसिफाइड कैटेगरीज, हमने हर एक गुड्स और हर एक सर्विसेज को नहीं डाला है, हमने नोटिफाइड या स्पेसिफाइड जिसे अपन बोल सकते हैं, स्पेसिफाइड कैटेगरी के लिए ये प्रोविजन खुला छोड़ दिया है। हम चाहें तो इस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा सकते हैं इन विच द रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे टैक्स। हाउएवर सरकार द्वारा ऐसी लिस्ट आज तक नहीं आई, तो सरकार ने सेक्शन 9(4) में अपने पास एक रेसिडुअल पावर छोड़ दी है, जहां सरकार ने कहा कि वेयर द सप्लायर इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड द रेसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, वी मे लिवाय रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इफ द जीएसटी काउंसिल रेकमेंड्स, दैट्स इट। हाउएवर क्योंकि इससे जुड़ी हुई आज तक कोई हमारे कानून में लिस्ट ही नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखते हैं क्या पॉइंट बोलता है। द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, by notification specify a class of persons who shall, in respect of supply of specified categories of goods or services or both, received from an unregistered supplier, pay the tax on reverse charge basis as the recipient of such supply of goods or services or both, as the recipient के ऊपर ही सारी responsibility डाल दी, and all the provisions of this act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to the supply of such goods or services or both। तो क्या करा दोस्तों सरकार ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर डाल दी दोस्तों? रेसिपिएंट के ऊपर डाल दी कि अगर तुमने जो सामान खरीदा है वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदा तो। अब दोस्तों अगर अपन लॉजिकली सोचें तो सर ये तो बड़ा दिक्कत वाला काम हो सकता है। रीजन भी, लेट्स से दोस्तों अगर मेरा एक ऑफिस है, कोचिंग सेंटर है लक्ष्मी नगर में और रजिस्टर्ड हूं मैं अंडर द जीएसटी लॉ, कल को उठ के मैं नीचे जो टपरी वाला चाय वाला है उससे बोलता हूं भैया एक बार सुबह 10 बजे और एक बार शाम को 5 बजे 10-10 कप चाय ले आया करो, ऊपर स्टाफ वगैरह चाय वगैरह पी लेंगे, फ्रेश एनर्जी आ जाएगी उनमें। नॉर्मली ऐसा ही होता है। अब वो 10 चाय लेकर आता है, एक चाय 8 रुपए की, 80 रुपए का बना, दूसरी बार शाम को आया 80 रुपए और, तो 160 रुपए दिन का बिल बना। अब वो सरकार कहती है राठी जी, अनरजिस्टर्ड चाय वाले ने रजिस्टर्ड राठी जी को सर्विसेज दिए, लाओ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। हमने कहा हमें तो कल से चाय पीनी ही नहीं। अब भैया अपने स्टाफ वालों घर से चाय लेकर आया करो भैया, तुम चाय का मिक्स ले आया करो, गर्म पानी में यहीं दे दूंगा, कप यहीं है, पी लो चाय। अब आप बताओ 160 रुपए पर मैं क्या जीएसटी पे करने जाऊंगा अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? सरकार ने कहा इसीलिए हमने सिर्फ बना के छोड़ दिया है, लिस्ट नहीं है, इसमें कोई लिस्ट नहीं बनाई है। अगर हमें आगे कभी ऐसा लगता है कि बहुत नेसेसिटी है इन द पब्लिक इंटरेस्ट सो टू डू, अगर हमें आगे ऐसा लगता है कि अगर हमने ऐसे टैक्स कलेक्ट नहीं करा तो सरकार का सब्सटेंशियल रेवेन्यू लॉस होगा, तो हम करेंगे, वो भी जब जीएसटी काउंसिल रेकमेंड करेगी। तो एनालिसिस ऑफ द अबव सबसेक्शन कहते हैं वेयर एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ have been supplied by an unregistered person to a specified class of persons as notified by the government, then such specified person has to pay tax to the government on such supply. Further, all the provisions of this act shall apply to such specified person. कहते हैं अगर कोई class of goods or services are being supplied by an unregistered person to a specified class of persons, जो सरकार नोटिफाई करेगी कि भैया इन लोगों से ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लिया जाएगा, then such specified person has to pay tax to the government on such supply. All right guys, section 9(5) आज नहीं करेंगे guys, section 9(5) is what will be done tomorrow. आज का एक क्विक रिकैप ले लेते हैं guys। आज हम लोगों ने किया था एंट्री नंबर पॉइंट नंबर 10 से
Services by overseeing committee members to RBI. RBI will pay GST under the reverse charge mechanism. क्योंकि यहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता, टैक्सेबल तो होगा. However, the recipient RBI will be paying tax. Services by individual direct selling agents. अगर individual direct selling agent है providing services to banks या NBFCs तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा. अगर जो सप्लायर है वो इंडिविजुअल नहीं है तो इन दैट केस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा. सर्विसेज बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू अ बैंकिंग कंपनी विल पे जीएसटी अंडर द रिवर्स चार्ज. Services by an agent of business correspondent to business correspondent, the business correspondent will pay GST under the reverse charge. Services by security guards, security personnel to a registered person, the registered person will pay GST under the reverse charge. However, the reverse charge mechanism apply नहीं करा जाएगा if the services are provided to department, establishment of central government, state government, local authority, union territory, government agencies who have taken registration only for the purpose of deducting tax under section 51 and not for making any taxable supply of goods or services. And इसमें एक पॉइंट और जुड़ गया था कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर, तो आरसीएम कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर के केस में भी नहीं लगेगा. सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल. अगर आप मोटर व्हीकल को रेंट पे दे रहे हैं बाय एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट टू अ बॉडी कॉर्पोरेट तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा. However, दोस्तों रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल को सरकार ने दो रेट्स में डाला, 5% और 12%. 12% तो मैंडेटरली फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में चला गया, जहां पर जो इंसान रेंटिंग की सर्विसेज दे रहा है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विसेज दे रहा है, वो ही जीएसटी कलेक्ट करेगा और उसे पूरा आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा. यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन ऑफ आईटीसी नहीं है. लेकिन अगर जीएसटी 5% लगाया गया है तो वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में तभी आएगा वेयर द सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट एंड द रेसिपिएंट इज बॉडी कॉर्पोरेट. बट इफ द सप्लायर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट और द रेसिपिएंट इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा. 5% का लगाया जा रहा है तो रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी ऑफ द सेम लाइन ऑफ बिजनेस वाला ही मिलेगा. फिर ये कंफ्यूजन अराइज हुआ कि रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स सर्विस ये दोनों अलग अलग कैसे हैं. तो क्लियर कट सरकार ने बताया कि रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में जो इंसान पैसा दे रहा है, द रेंटर, जो इंसान पैसा दे रहा है उसके मन मुताबिक गाड़ी चल रही है. However, in case of transportation of passengers, एक प्री डिटरमिन्ड रूट पे, प्री डिटरमिन्ड शेड्यूल पर आपकी मोटर व्हीकल चलती है. आप उस मोटर व्हीकल में चढ़ते हो, उसका पैसा देते हो, अपने डेस्टिनेशन पर उतर जाते हो, लेकिन वो आपके मन मुताबिक नहीं चल रही. तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में है, ना कि पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस. उसके बाद दोस्तों लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज में जो बोरोअर है वो जाके जीएसटी पे करेगा अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. एंड इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज में द पर्सन इंपोर्टिंग सच सर्विसेज विल बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. ऑलराइट गाइस, एंड 9(4) पढ़ा. सरकार ने क्या बोला कि अगर हमें ऐसा लगता है कि कुछ गुड्स या सर्विसेज जो कि एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर रजिस्टर्ड सप्लायर को दे रहा है तो वहां पर हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा सकते हैं. ये हमारे पास एक स्पेशल पावर पड़ी हुई है. अगर जीएसटी काउंसिल रेकमेंड करेगी तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखने की भी जरूरत नहीं है. लिखने की जरूरत होती तो मैं खुद से ही बोल देता. आई एम अ वेरी कंजर्वेटिव इंसान इन द सेंस कि अगर मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट कभी भी पूछ सकती है इससे तो मैं लिखवा देता, लेकिन इससे तो पूछ ही नहीं सकती, इसलिए लिखवाने का कोई मतलब नहीं होता. ऑलराइट गाइस, I hope you guys enjoyed every moment of today's session, guys. कल कंटिन्यू करेंगे दोस्तों सर्विसेज बाय ईसीओ एंड अदर प्रोविजंस. फिर उसके बाद आएगा कॉम्पोजिशन स्कीम आप लोगों का डे आफ्टर टुमारो. और दोस्तों कॉम्पोजिशन स्कीम 2 सेशंस में खत्म हो जाता है, तो फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. चलो जी गाइस, आज का सेशन यहीं तक. आई होप यू गाइस एंजॉयड इट. मजा आया तो प्रेस ऑन टू द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड गाइस फटाफट मिलिएगा अगले सेशन के लिए. मजा आया है दोस्तों तो यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को भी बोल सकते हैं सब्सक्राइब करिए गाइस फॉर द बेस्ट टैक्सेशन क्लासेस इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड मैनर, जहां नोट्स हम साथ साथ बनाते हुए करते हैं, हर एक चीज को एग्जांपल्स और स्टोरीज से समझते हैं, so that we get to know what the concept behind the provision is.
एंड इफ वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, द लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ना, फिर हमें कोई नहीं रोक सकता उस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने से। चलो जी, बाय बाय, अलविदा एंड सिया।